हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आपके सभी एग्जाम की तैयारी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके एक एक करके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस सेट को कवर किया जा रहा है, जिससे कि आप अपने आप को आंक सकें कितनी आपकी तैयारी है और कहाँ से आपको किस लेवल से तैयारी शुरू करनी है। तो इसमें आपके अभी तक हमने बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण ये सब्जेक्ट करा दिए हैं। आज हमारा चौथा सब्जेक्ट है जो कि है संस्कृत। 30 अंक ये भी कवर करेगा आपके यूपी टेट के पेपर में। सुपर टेट में भी आपकी संस्कृत आएगी, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। यूपी टेट में एक बार आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं, लेकिन सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती में आपको संस्कृत का पेपर देना अनिवार्य रूप से कंपलसरी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्वेश्चंस को देखिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और व्हाट्सएप पर भी आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपकी डेली तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप लोग क्लास के एंड में जाकर के उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा और बताइएगा क्लासेस कैसी लगी। पूरे 30 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। दूत वाक्यम कृति है। दूत वाक्यम रचना का नाम है। संस्कृत की रचनाएं बिल्कुल अलग हैं हिंदी की रचनाओं से, जो आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी। तो इसमें आपको बताना है भास, भवभूति, भारव या फिर कालिदास। दूत वाक्यम रचना के रचनाकार हैं महाकवि भास। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संधि विच्छेद का है, लेकिन पूछ क्या दिया गया, संधि का सूत्र पूछ दिया गया, संधि का नाम नहीं पूछा गया है। तो यहाँ से आपको देखना है उमेशा पद में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, क्या सूत्र लगेगा। इसके पहले आपको पता होना चाहिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। उमा प्लस ईस, उमा प्लस ईस से क्या बन गया, उमेश बन गया। यानी कि आ और ई की मात्रा मिलकर के ए की मात्रा बना रहे हैं। और हमने आपको आ और ई मिलकर के जब ए की मात्रा बन रही हो वहाँ बताया था कि क्या हो जाएगा, तो आपका सूत्र लगेगा गुण संधि हो जाती है। और गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आदि गुणः। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे कि आपको पता है उमा प्लस ईस यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो स्वर संधि में क्या हो जाएगा आपका, तो सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा आद गुणः इसका सही आंसर है। तोरली और खरिच ये आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हल संधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा। पंचविंशति शब्द दिया गया, इसका आपको हिंदी अर्थ बताना है। 15, 25, 35 या 50। सबसे अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई थी, उसके लिए सबसे पहले आपको 10, 20, 30, 40 ये सिर्फ याद करना है। इसके अलावा और कोई गिनती याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सीधे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, पंच यानी कि 5, विंशत यानी कि 20, 20 और 5 25। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 25। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पंचविंशति कहते हैं 25 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4th नंबर क्वेश्चन, प्रकृति प्रत्यय। प्रत्यय से कम आपके 2 अंक 3 अंक जरूर पूछे जाएंगे। वोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय बताना है। सीधे सीधे तुम अंत में आ जाए, यानी कि तुमुन होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन प्रकृति क्या होगी, यानी कि आगे जो आपका क्रियापद दिया गया, जो धातु पद दिया गया, वो क्या होगा। ऑप्शंस पढ़िए जल्दी से और चूज करिए। तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला भोक्तुम पद जो है ये आपका भुज प्लस तुमुन से बनेगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से बढ़ते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अच्छे से समझते रहिए और पूरी अपनी तैयारी करते रहिए। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है, कितने खंडों में बांटा है। 10 या फिर आपके हो गए 12, 14 या फिर 16। तो दोस्तों पाणिनि को व्याकरणाचार्य कहा जाता। संस्कृत की प्रथम ग्रंथ, प्रथम जो व्याकरण के सूत्र, जो कुछ भी कहा जाए, वो सब कुछ के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो पाणिनि ही माने जाते हैं। और इन्होंने इसके अंतर्गत 14 खंड बताए थे। संस्कृत जो हमारी लौकिक संस्कृत है, प्राचीन संस्कृत है, उसके अंतर्गत आपके 14 खंड हैं वर्णमाला के। इनको हमने प्रत्याहार का, प्रत्याहार से आपके महेश्वर सूत्र बनते हैं, जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं यूपी टेट में, वो भी आपको आगे कवर कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कथन है वाक्यम रसात्मकतम काव्यम, ये कथन किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है मम्मट का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का या फिर कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, आचार्य विश्वनाथ का। इन्होंने
ये परिभाषा बताई है संस्कृत में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की क्या परिभाषा बताई है। ये पंडित जगन्नाथ के द्वारा आपको बतानी, ऊपर जो दी गई थी आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई थी। ऑप्शंस पढ़िए, थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन है, संस्कृत के ऑप्शन है, यहीं पर आप लोग बस यहीं पे यही चीज़ ऐसी है जहां पर आप लोग डर जाते हैं कि अब संस्कृत आ गई अब क्या करें इसमें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपके काव्य के इस प्रकार के जो कथन होते हैं या परिभाषाएं होती हैं उन पर आधारित जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रमणीयार्था नाम प्रिय पादका शब्द काव्या रचनात्मकम रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये ऊपर विश्वनाथ की थी और ये आपकी जगन्नाथ की है। दोनों अलग अलग पद हैं बिल्कुल, बस आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जिसमें आपकी गलत वर्तनी का प्रयोग किया गया वो आपको चूज करना है। कौन सा गलत लिखा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग, चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने उभयलिंग पढ़ा है क्या, कहीं नहीं पढ़ा है, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि गलत वर्तनी का शब्द है। उभयलिंग हो सकता है, लेकिन अगर लिंग की बात की जाए तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यही 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से क्या दिया गया है, राजपुत्र में समास बताइए। बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार यूपी टेट में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग या फिर अव्ययभावी, ये तो आप लोगों को रट गया होगा बिल्कुल। राजपुत्र में समास का नाम है तत्पुरुष समास और राज्ञः पुत्रः, इस प्रकार से इसका विग्रह बनता है। संस्कृत के विग्रह बहुत अलग होते हैं, देखिए वहीं से आपको समझना है, वही आपको 1 अंक देकर जाएंगे विग्रह। और आप लोग निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, जल्द ही आपकी सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लासेस तैयार हो रही हैं, नोट्स तैयार हो रहे हैं। आपकी संस्कृत भी इस बार उसके अंतर्गत कवर की जाएगी। अभी तक हमने चैप्टर वाइज क्लासेस में आपको संस्कृत बिल्कुल क्रम से नहीं पढ़ाई है, लेकिन इस बार आपको बिल्कुल क्रम से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखना आपका काम है और क्लासेस प्रोवाइड कराना हमारा काम है। तो जब आप अपना काम करेंगे तभी हमें अपना काम करने में भी मजा आएगा। सपोर्ट करते रहिए, जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रशेखर में समास क्या है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत बार बताया, हिंदी में भी ये क्वेश्चन कराया था। चंद्रशेखर, सिर पर जिनके चंद्रमा है, यानी कि बहुब्रीहि समास शंकर जी को कहा जाता है। चंद्र शेखरे यस्य सह, इस प्रकार से इसका विग्रह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है। द्विकर्मक धातु आपने पढ़ा होगा, अकर्मक, सकर्मक। एक होती है द्विकर्मक जो दोनों रूपों में प्रयोग की जा सके, 2 कर्म के रूप में कार्य की जा सके। कृस, दंड, मन या फिर मत, इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो द्विकर्मक नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन आपको ढूंढना है। सही आंसर हो जाएगा आपका मन, ये आपके द्विकर्मक के अंतर्गत नहीं आती। अगला, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली क्या है। छंद के अनुसार जो शिक्षण प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी है, जिसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है। सीधे शब्दों में आपको बता रहे हैं, तो छंद का प्रयोग आपको हमने बताया था किसमें किया जाता है, हमेशा याद रखिए काव्य में। काव्य का मतलब होता है पद्य में, रचना, जो दोहे होते हैं, जो चौपाई होती हैं, जो कविताएं होती हैं, इनमें छंद, रस, अलंकार, इनका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। इन्हें काव्य के तत्व कहा जाता है, काव्य के अंग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हितोपदेशः में कौन सी संधि है। दीर्घ, गुण, वृद्ध या फिर यण। देखिए सभी ऑप्शन स्वर संधि के दिए गए, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा। ओ की मात्रा आ रही है, हित प्लस उपदेश, इसका विग्रह क्या होगा, हित प्लस उपदेश, क्या बन जाएगा, हितोपदेश। आ और उ मिलकर के ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, देखिएगा जल्दी से, गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका आंसर मिलकर आ जाएगा आद गुणः, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है भवभूति का संबंध किससे, यानी कि 4 आपको रचनाएं दी गई, इनमें आपको बताना भवभूति की रचना कौन सी है। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम या फिर अष्टाध्यायी या फिर अगला है हमारा उत्तर रामचरितम। सबको पता होगा दोस्तों, भवभूति की रचना बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी रचना उत्तर रामचरितम। दूसरे रूप में कहा जाए तो करुण रस की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है, करुण रस का वर्णन जो सबसे अच्छा करते हैं वो है भवभूति। सबसे अच्छी रचना जो मानी जाती है वो उत्तर रामचरितम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रचनाओं पर आपको बहुत अच्छी क्लास जल्द ही देंगे। पीताम्बरम का विग्रह क्या होगा। पीताम्बरम
विग्रह बताना संस्कृत में। इसके पहले आपको समास पता होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कहीं कहीं आपको इसमें बहुब्रीहि समास मिलता है और मोस्टली आपको यहाँ पर कर्मधारय समास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब आपको कर्मधारय समास दिया जाएगा तो आपका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा पीतम चतत अंबरम। क्या बनेगा? पीतम चतत अंबरम। और अगर बहुब्रीहि समास के रूप में किया जाएगा तो पीतम अंबरम यस्य सह। यस्य सह आपके बहुब्रीहि में लग जाता है, चतत लग जाता है आपके कर्मधारय समास में। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जब टॉपिक कवर किए जाएंगे तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए जल्दी से। का वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। का वर्ण पहला ही वर्ण है, सबको पता होगा। का वर्ग पूरा, कहीं से भी उच्चारण स्थान आ जाए आपका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। का से कंठ होता है, यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। सही आंसर इसका आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले 17 नंबर क्वेश्चन पर। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उनका वर्णन सीधे कहा जाए तो किस पुस्तक में देखने को मिलता है? कौन सी इनमें से बुक ऐसी है जिसमें उनका वर्णन है? तो रघुवंशम बुक जो है ये पूरा इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का, जो राजा राम जी के, भगवान राम के पूरे वंशों का वर्णन किया गया, पूरे वंश का वर्णन किया गया, वो रघुवंशम रचना में किया गया। और इसके रचनाकार हैं कालिदास जी, याद रखिएगा कालिदास जी की रचना है रघुवंशम, इसी के अंतर्गत वर्णन मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। ऊपर अभी आया था आपका अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। व्याकरण, नाट्य शास्त्र, अलंकार या फिर काव्य शास्त्र। 18 नंबर क्वेश्चन सही आंसर आपका हो जाएगा व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। तो जब व्याकरण से संबंधित है तो निश्चित तौर पर हमने आपको बताया था संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो पाणिनि ने लिखा था। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पाणिनि, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सही आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 14 खंडों में। 14 प्रत्याहार बताए थे, उसके अंतर्गत महेश्वर सूत्र निकले, उसी में किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ता वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। का वर्ग हो गया, अब ता वर्ग आया। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो बोल कर देखे, सबसे इजी है ता वर्ग। तो ता जब आप बोलते हैं तो जीभ जो है आपके दांत में लगती है। दांत में लगने का मतलब क्या हो गया? उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दंत उच्चारण स्थान हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। ता वर्ग में कहीं से भी आ जाए उच्चारण स्थान आपका जो होता है दंत होता है। अगला क्वेश्चन, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? गम धातु है, लोट लकार पूछा गया है, प्रथम पुरुष एक वचन, सबसे इजी है प्रथम पुरुष एक वचन। और लोट लकार दिया गया तो आपको याद रखना है लोट लकार में ऊ की मात्रा लगती है, विधिलिंग में एत लग जाता है, लोट में ऊ की मात्रा लगती है, यानी कि गच्छतु सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा। इस्यति लग जाता है आपका जो भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें, और इसके बाद आगच्छत आपका लग जाता है भूतकाल के लिए, जो कि आपका लंग लकार होता है। याद रखिएगा सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आपको धातु की क्लास का लिंक नीचे दिया गया, उसको जरूर देखेगा। काफ़ी लोगों ने देखा है, सपोर्ट किया, और वहाँ से आपकी संस्कृत के धातु रूप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था। चलिए बताइए जल्दी से, भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग में लाया जाता है? लट, लोट, लिट या फिर लंग लकार। 22 नंबर क्वेश्चन सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लट लकार वर्तमान काल होता है, लंग लकार आपका भूतकाल होता है, लोट अभी ऊपर बता दिया है, एत ऊ की मात्रा वाला और एत वाला होता विधिलिंग। यही 5 लकार आपको पढ़ने होते हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ बताइए। अष्टाविंशति यानी कि अष्टाविंशति गिनती आपको बतानी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अष्टा मतलब कि 8, विंशति यानी कि 20। सही आंसर आपका बन गया 28, और इसका आपका जो सही है बी नंबर ऑप्शन 28 लिखा जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक पद दिया गया, इसका संधि विच्छेद बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन। और पा प्लस आवकः
पा प्लस आवका, पौ प्लस अका या फिर पो प्लस अका। जब यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है यानी कि यहाँ पर आपके विच्छेद में ओ की मात्रा होगी, पौ प्लस अका। अगर यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं, यहाँ पर आ की मात्रा ना होकर पवन दिया होता तो आपका हो जाता पो प्लस अन। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ चूंकि आ की मात्रा दी गई तो औ की मात्रा आती पौ प्लस अकह। और अगर संधि की बात की जाए तो याद रखिएगा अयादि संधि, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी संधि से आते हैं। अयादि संधि सही हो जाएगा, एचो एवा एवा, ये इसका सूत्र होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, जगदीशह में किस सूत्र से संधि हुई है? जगत प्लस ईस, क्या हो जाएगा? विच्छेद पहले देखिए, जगत प्लस ईस यानी कि किसके अंतर्गत आ रहा है? ता आ रहा है, जो कि व्यंजन है, यानी कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रहा है। ता आ रहा है, ता के लिए आपको संधि कौन सी याद रखनी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, झलाम जसवंते। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? राम शब्द के शब्द रूप कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 अंक आपको देकर जाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपको ये भी पढ़ाएंगे। तृतीय विभक्ति एक वचन में राम शब्द के रूप में आ जाएगा आपका रामेण। सही आंसर इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शब्द रूप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना है। तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति आपको रूप पूछा गया था, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? पठाम पठामह पठ धातु का रूप है। पठामह पठ धातु का सबको मालूम है, धातु के अंतर्गत आएगा धातु रूप में। ये बताना कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। 27 नंबर क्वेश्चन, पठति पठता पठंति पठसी पठता पठत पठामी पठावह पठामह, यानी कि किस में आ रहा? सीधे सीधे वर्तमान काल के रूप में आ रहा है। वर्तमान काल के रूप में को क्या कहते हैं हम लोग? लट लकार कहते हैं। बाकी सबको भूल जाइए, आगे देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको आंसर कर देना लट लकार। ये आपको एक प्रकार से एलिमिनेशन करके आंसर देना होता है, इतने से ही बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर पूरा देखना है तो पठसी पठता पठति पठता पठंती, ये आपका हो गया प्रथम पुरुष में। पठसी पठता पठत ये मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष में होता पठामी पठावह पठामह। मह आ रहा है आपका बहुवचन में, सबसे एंड में आ रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर होता है। दा धातु में जब अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या शब्द बन जाता है? दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय, प्रत्यय बहुत अच्छे से देखने, सही आंसर आपका बन जाएगा दत्वा। ठीक है, दा की मात्रा हट जाएगी तो आ बन जाएगा दत्वा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, सा पादेन खंजा अस्ति। सा पादेन खंजा यानी कि वह पैर से कैसा है? लंगड़ा है, पैर उसका खंजा है। खंजा का मतलब गायब है, टूटा हुआ है, तो पादेन खंजा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या, क्वेश्चन पढ़िए, पादेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से आई है? खंजा यानी कि जब किसी प्रकार का कोई शरीर में विकार होता है तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और इसका सूत्र आपका हमेशा याद रखिएगा एनांग विकारः। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत आपकी पूरी सूत्रों पर टिकी हुई है, और अगर आप लोग सूत्र समझ गए, रटने भी नहीं है, याद भी नहीं करने हैं, अगर सूत्र समझ गए तो निश्चित मानिए आपके 100% 30 में से 25 अंक कहीं नहीं गए हैं। जो लोग डरते हैं उनके लिए बता रहे हैं, और बाकी आप जितना ऊपर कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई तो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। संस्कृत के प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं? तो हमने आपको लकार बता दिए थे, वैसे 10 लकार होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके वर्तमान संस्कृत में 5 लकार पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें पुरुष बताने हैं, तो सीधा सा क्वेश्चन है, पुरुषों की संख्या कितनी होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि 3 पुरुष होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ संस्कृत की क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, कुछ हमारी जो पुरानी अभी नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनके लिंक नीचे दिए गए हैं। लाइव क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, सेटअप तैयार हो रहा है, जल्द ही आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्लासेस को देखते रहे, तो निश्चित तौर पर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो क्लासेस भी आती रहेंगी। जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर भी लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।